है सो वेलकम एवरीवन, आ चुके हैं फिर से एक बार नई क्लास के साथ। और आज देखने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर। तो पहले से हमने एक चैप्टर कर रखा है, तो आप नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट हमने बना दिया है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और आप ये देख लेते हैं तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आप पहली बार आए हैं तो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं और अपने दोस्तों को ही बुला सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो पहला क्वेश्चन है कि गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? यूनानी कला से, या चीनी कला से, या ईरानी कला से, या इनमें से कोई नहीं। तो गंधार कला जो प्रभावित थी वो थी यूनानी कला से। तो आप ध्यान रखिएगा कि गंधार कला जो प्रभावित है वो यूनानी कला से प्रभावित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन और कई बार रिपीट होते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में 75 क्वेश्चन लगभग रिपीट ही होते हैं हिस्ट्री वगैरह का। तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था? यानी मौर्य काल में जो न्यायिक अधिकारी था वो कौन होता था? तो मौर्य काल में जो न्यायिक अधिकारी था वो राजुक था, या दंडपाल था, या दुर्गपाल था, या सन्निधाता था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में जो न्यायिक अधिकारी होता था वो राजुक होता था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन होता था? तो राजुक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पन किस धातु का सिक्का था? तो आप ध्यान रखिएगा कि पन किस धातु का सिक्का था? तो पन चांदी का सिक्का था। तो कोई पूछेगा कि पन किस धातु का सिक्का है, तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि पन जो था वो चांदी का सिक्का था। तो पन किस धातु का सिक्का था? तो चांदी का सिक्का था। और आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, या आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। और क्योंकि रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से आपको पूरा माइंड में जाने वाला है नहीं, क्योंकि आप पहली बार इसको देखेंगे तो कैसे ही जाएगा। तो आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट या आप इसको नोट डाउन करके रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? उरेयूर था, या हम्पी था, या कालीकट था, या गोलकुंडा था? तो आप ध्यान रखिएगा कि सूती वस्त्र के लिए जो उद्योग मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो था उरेयूर। तो आप ध्यान रखिएगा कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो उरेयूर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्रा का सर्वप्रथम किस राजा ने राजधानी बनाई थी? अजातशत्रु ने, या उदयन ने, या बिंबिसार ने, या इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्रा को जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी वो थे उदयन। और उदयन का दो नाम है, उदयन एक ठो और एक ठो उदयभद्र। तो आप ध्यान रखिएगा कि उदयन बोले या उदयभद्र बोले। तो अब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि उदयन और उदयभद्र दोनों एक ही हैं। तो पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो उदयन ने बनाई थी। तो आप ध्यान रखिएगा उदयन और उदयभद्र इन्हीं को कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कौटिल्य किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, अशोक के थे, या समुद्रगुप्त के थे? इनमें से कोई नहीं के थे। तो कौटिल्य को ही बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, और चाणक्य भी बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कौटिल्य बोले या विष्णुगुप्त बोले या चाणक्य बोले, तीनों इन्हीं का नाम है। और ये किसके मंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, क्योंकि इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य बोले या चंद्रगुप्त बोले या विष्णुगुप्त बोले, तीनों मतलब एक ही नाम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा किसके मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कामसूत्रा की रचना किसने की? यानी कामसूत्रा की रचना किसने की? तो वात्स्यायन ने की, आर्यभट्ट ने की, विष्णु शर्मा ने, या बारहमीस ने? तो आप ध्यान रखिएगा कि कामसूत्रा की जो रचना किए थे वो वात्स्यायन ने किए थे। तो आप ध्यान रखिए कामसूत्रा की रचना किसने किए थे? तो वात्स्यायन ने किए थे। तो आप ध्यान रखिए कामसूत्रा की रचना किसने किए थे? तो वात्स्यायन ने किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पंचतंत्र
पंचतंत्र की रचना किसने की, यानी पंचतंत्र की रचना किसने की, विष्णु शर्मा ने की या आर्यभट्ट ने की या कालिदास ने या बरमिहिर ने। तो आप ध्यान रखिएगा पंचतंत्र की जो रचना किए थे वो किए थे विष्णु शर्मा ने। तो आप ध्यान रखिएगा कि पंचतंत्र की रचना किसने किए थे, विष्णु शर्मा ने किए थे। और आई होप आप सभी लोग ने स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की, विष्णु शर्मा ने। तो आप इसको बार बार रिवीजन जरूर करते रहिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किसके शासनकाल का वर्णन है, यानी बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किसके शासनकाल का वर्णन है। तो बाणभट्ट की रचना जो है कादंबरी, उसमें हर्षवर्धन काल का वर्णन है। तो आप ध्यान रखिएगा बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किसके शासनकाल का वर्णन है, तो हर्षवर्धन काल का वर्णन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन मतलब बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी उत्तरी पश्चिमी से प्राप्त जो अभिलेख हुआ है उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, यानी चीनी यात्री जो फाहियान थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो आप ध्यान रखिएगा चीनी यात्री जो भारत आए थे वो किसके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त भी बोला जाता है इनको। तो आप ध्यान रखिएगा चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, या इनको ही समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त रहे या चंद्रगुप्त द्वितीय रहे, तो दोनों में से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, क्योंकि दोनों एक ही को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय बोले या समुद्रगुप्त बोले। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, या आप समुद्रगुप्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का नाम दो है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, यानी मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में भारत आया था, यानी पाटलिपुत्र आया था। तो वो सेल्कोट निकेटस थे, और सेल्कस निकेटस के जो पुत्री का नाम था वो हेलेना था। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सेल्कोट निकेटस के पुत्री का नाम क्या था, तो हेलेना था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संस्कृत प्राकृत पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर अभिलेख लिखवाए थे, स्तंभों पर अभिलेख लिखवाए थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो वो थे, आप ध्यान रखिएगा वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे या बृहदत्त है या अशोक थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा भी जा सकता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे, तो बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये जारी किए थे समुद्रगुप्त ने। आप ध्यान रखिएगा बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे, तो समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोल सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे, समुद्रगुप्त रहे या चंद्रगुप्त द्वितीय रहे। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं और पूछ भी दिए जाते हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त इन्हीं को कहा जाता है। बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे, तो समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। फाहियान कौन था, नाविक था या चिकित्सक था या चीनी तीर्थयात्री था या सेनापति था। तो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और वो एक चीनी तीर्थयात्री था, घूमने के लिए आया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि फाहियान कौन था, तो फाहियान चीनी तीर्थयात्री था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आप लोग सभी स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी लेते चलिएगा और इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि आप इसको बार बार जरूर रिवीजन करिएगा ताकि सारे ही क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। क्वेश्चन को देखते हैं, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए, यानी किसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए। आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले किसने जारी किए, तो मौर्य ने किए या हिंदू यूनानियों ने किए या कुषाणों ने या गुप्तों ने। तो सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के जारी किए
वो किए थे हिंद यूनानियों ने किए थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए तो हिंद यूनानियों ने किए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किसने भूमि अनुदान प्रथा आरंभ किए, यानी भूमि दान देने की प्रथा जो है वो किसने मतलब आरंभ किए, तो वो सातवाहनों ने किए थे। सातवाहनों के जो वंश थे वो भूमि वगैरह दान में दिया करते थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसने भूमि अनुदान प्रथा को प्रारंभ किए, तो वो सातवाहनों ने किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, बिंदुसार था या चंद्रगुप्त मौर्य था या अशोक था या कुषाण था। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का पहले संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है। पहला पूछे तो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त। आप पहले देखिए इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, आप पहला राजा पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य बताइएगा, और सबसे अंतिम राजा मौर्य वंश का पूछे तो आप बताइएगा बृहदत्त। तो आप ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त बृहदत्त था, और पहला चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी, यानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, वैशाली या नालंदा या पुवालीपुत्र या राजगिरी। तो आप ध्यान रखिएगा कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी जो बनाई गई थी वो पाटलिपुत्र बनाई गई थी। तो आप माफ करिएगा, यहाँ पर देखिए गलत टाइप राइटर ने टाइप किया है, यहाँ पर पाटलिपुत्र होगा। तो आप ध्यान रखिएगा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी, तो पाटलिपुत्र बनाई गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अगुंतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, यानी अगुंतर निकाय के अनुसार जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अगुंतर निकाय, उसमें अगुंतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या मतलब कितनी थी, कितनी महाजनपद था, तो वो 16 था। आप ध्यान रखिएगा कि अगुंतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 था। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछे तो वो मगध हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा अगुंतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मगध साम्राज्य की राजधानी किसके, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, यानी मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो आप ध्यान रखिए कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये बिंबिसार ने किए थे। तो आप ध्यान रखिए कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे, तो बिंबिसार ने किए थे। तो आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे, तो बिंबिसार ने किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, तो 544 से 422 ईसा पूर्व था, ये 491 से 459 था, ये 344 से 323 था, या 323 से 298 था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो था वो 322 और 300 मतलब 94 तक माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में मतलब ऊपर नीचे करके कभी कभी पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल सही हो जाएगा वो 323 से 298 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, तो 323 से 298 ईसा पूर्व। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विक्रम आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किए, यानी विक्रम आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की, चंद्रगुप्त प्रथम ने किए या चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया या समुद्रगुप्त ने किया या स्कंदगुप्त ने किए। तो आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त जो मतलब चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य की उपाधि जो किए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किए थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि विक्रम आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किए थे। तो आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, यानी मुद्रा राक्षस जो थी वो किसकी रचना थी, तो आप ध्यान रखिएगा मुद्रा राक्षस जो रचना थी वो थी विशाखा दत्त की रचना थी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, तो विशाखा दत्त की रचना थी। तो आप पूछेगा कि मुद्रा राक्षस की मतलब लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त। राक्षस की रचना किसने की, तो विशाखा दत्त ने। आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, तो विशाखा दत्त ने किए थे। तो आप बिल्कुल भी इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, यानी मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था, तो आपको हम पहले
पहले ही बताया था कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो अब ध्यान रखिएगा, मौर्य शासक का मतलब मौर्य शासन का मतलब मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि वेद 4 है। आप ध्यान रखिएगा, वेद कितना है? तो वेद 4 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? यानी किस भारतीय शासक को नेपोलियन की जैसा महान माना जाता है? तो मतलब किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? तो वो है समुद्रगुप्त। आप ध्यान रखिएगा, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? तो समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? तो समुद्रगुप्त को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा कि 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्ति महाजनपद था वो मगध था। तो आप ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? यानी किस शिलालेख में जो है वो कलिंग का विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है 13वां शिलालेख में। अब ध्यान रखिएगा कि अशोक के विजय का मतलब कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वां मतलब शिलालेख में मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, यानी कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो 78 ईस्वी में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ये सब पूछे गए हैं। तो कनिष्क की राज्यारोहण तिथि कब है? तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? यानी धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने या बिंदुसार ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो धम्म महामंत्रों को जो नियुक्त किए थे वो अशोक ने किए थे, क्योंकि जो कि बहुत ही महान शासक थे। तो धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किए? और अशोक ने किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अशोक किस वंश का शासक था? यानी अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? तो अशोक भी जो था वो मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश के शासक था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? जो भारतीय इतिहास का जो काल है वो कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 की ओर। परियाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? यानी परियाग प्रशस्ति जो थी वो लेखक मतलब परियाग प्रशस्ति की रचना किसने की? जो कि ये शिलालेख था, परियाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो परियाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हण है। आप ध्यान रखिएगा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। तो इस चैप्टर में मतलब लगभग 70-80 क्वेश्चन बनते हैं और ये सब वही क्वेश्चन मतलब रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम 36 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आप इस सब को सारे ही स्क्रीनशॉट वगैरह नोट कर लीजिएगा क्योंकि सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत बार पूछे गए हैं। और इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, उसका भी हम प्ले लिस्ट में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।